हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो अराइज हुए, वो ये कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कैसे है। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज हुआ, क्या एटम सच में इंडिविजुअल हैं जैसे कि डाल्टन ने बोला था कि हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर एटम से छोटा भी कुछ होता है उसके अंदर। जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, उन्हें रगड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में हमें मिलेंगे। जे टॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो डिविजिबल है और उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज की, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नई रेडिएशंस जैसी आ रही हैं। उन रेडिएशंस को उन्होंने कैनाल रेज नाम दिया। और कैनाल रेज क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी। ये रदरफोर्ड ने पता लगाया था, और फिर बाद में इन कैनाल रेज को प्रोटॉन नाम दे दिया गया था, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि एटम का छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर एटम बना है। और 1900 में ये भी पता लगा लिया गया था कि एटम जो है उसका एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। और इसका पता लगाया था जे टॉमसन ने 1900 में। जो प्रोटॉन है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये दोनों अपोजिट होते हैं साइन में, यानी एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी उससे 2000 गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को इस सिंबल से। जो प्रोटॉन का मास है उसको हम लेते हैं 1 यूनिट, और उसका जो चार्ज है उसे हम लेते हैं +1। 1 यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है उससे 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं। और इसका चार्ज क्या होता है? -1। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला तो डाल्टन की थ्योरी तो ऐसी गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, एटम से छोटा कुछ नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला कि एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनकी थ्योरी अपने आप गलत हो गई। और जे टॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने? जे टॉमसन ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए ई गोल्डस्टीन को माना जाता है कि उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। कहीं कहीं पे ये भी बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन दोनों ने ही किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग ई गोल्डस्टीन ने की थी, बाद में थोड़ा बहुत काम उस पे रदरफोर्ड ने भी किया। तो कहीं कहीं पे किसी बुक्स में कहीं पे रदरफोर्ड दिया है तो कहीं पे गोल्डस्टीन दे रखा है, लेकिन दोनों ही नाम सही है, दोनों ने ही काम किया था इस पर। अब आगे है टॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। टॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था। उसका मॉडल क्या था? उसने क्या बोला था
An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, स्फीयर की तरह है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जगह जगह पे धसे होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं, इसलिए क्या होगा, उसका चार्ज जो होगा न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से था उनका मॉडल का डायग्राम। उनके इस मॉडल को तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन का। उन्होंने कहा कि जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव स्फीयर का पार्ट है, और जो तरबूज में बीज होते हैं उनको हम समझ सकते हैं कि वहाँ उस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। आगे है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड फेमस है अपने न्यूक्लियर, उन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था उसके लिए वो काफ़ी फेमस है, और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की थी। और रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 1908 में। इनका नाम प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी आता है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में भी आता है। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how electrons are arranged with atom। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ये जानने में कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं, मतलब किस तरह से रहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की। गोल्डी फॉइल क्यों ली? क्योंकि जो गोल्ड की फॉइल होती है, यानी गोल्ड की, सोने की जो पन्नी होती है, वो बहुत ज़्यादा, उसको हम पतला कर सकते हैं, जितना पतला चाहे उतना बना सकते हैं। और जो उनकी गोल्ड फॉइल थी वो 1000 एटम थिक थी, 1000 एटम्स के बराबर थिक थी। उन्होंने इसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। इनके पास 4u मास होता है, इसलिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है। ये रदरफोर्ड के मॉडल का डायग्राम। उन्होंने ये ली थी गोल्ड की फॉइल। ये जो पूरे यहाँ तक के गोले बने हुए, ये पूरी उनकी गोल्ड की फॉइल थी, और उसके अंदर गोल्ड की फॉइल का हर एक एटम, इसमें जो गोले गोले बनाए, हर एक एटम दिखा रखा है। इसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डाला था। तो अल्फा पार्टिकल्स डालने के बाद क्या रिजल्ट आया उनका? उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ज़्यादातर पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए, गोल्ड फॉइल से पास हो गए, मतलब उसको पूरा उसको क्रॉस करके चले गए। उन्होंने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स डाले इधर से, और वो इधर पूरे निकल गए। ज़्यादातर जगह सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल्स गए हैं और सीधे सीधे वो आ गए हैं वहाँ से। और उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ एंगल बनाते हुए। जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल उन्होंने डाला, उसने कुछ वो डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एंगल बना के वापस आया। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गया, कुछ एंगल बना के वापस डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे गया, कुछ वापस, कुछ इस तरह से हुआ। और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound। जो 12,000 पार्टिकल्स उन्होंने डाले थे, उनमें से जो एक था वो रिबाउंड हुआ, यानी गया और फिर वापस आ गया, और उसने क्या बनाया, 180 डिग्री का एंगल बनाया। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उनका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, उसका निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने कहा most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। उन्होंने कहा कि जो एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसको सीधे क्रॉस करते हुए गोल्ड फॉइल से बाहर चले गए थे। very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of atom occupies very little space। और बहुत सारे, मतलब कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए,
कुछ एंगल बना के आए वापस। इससे ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम में वो बहुत कम जगह पे है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. और बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री, यानी गए और वापस आए। 180 डिग्री एंगल बनाया, गए, इस तरह से गए और फिर वापस आ गए। तो इससे ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है गोल्ड एटम का, वो एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में है, मतलब बहुत छोटी सी जगह में है एटम के अंदर। और इस पूरे डाटा से जो हमने पूरा पढ़ा, इससे उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से 10 की पावर 5 टाइम्स लेस है। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके आधार पे उन्होंने अपना मॉडल आगे रखा सबके सामने। There is a positively charged center in an atom called the nucleus. उन्होंने कहा कि किसी भी एटम में उसके सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने कहा वो पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और लगभग पूरे एटम का जितना भी मास होता है वो सब इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं एक अच्छी से ऑर्बिट में, मतलब उनका डिफाइन होता है, डेफिनेट ऑर्बिट होता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी घूमने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं वो। The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. और जो न्यूक्लियस का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है एटम के साइज के अकॉर्डिंग। अगर एटम के साइज से कंपेयर करें, अगर एटम ये है तो न्यूक्लियस बिल्कुल एक छोटा सा डॉट होता है उसके बीच में। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ड्रॉबैक यानी कि कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी रह गई थी, कुछ कमियां रही थी। वो क्या थी? द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन जो था वो स्टेबल नहीं एक्सपेक्ट किया था। कोई भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन अगर आएगा तो उसमें एक एनर्जी भी रेडिएट होती है। अगर वो इसी तरह से रिवॉल्व करते रहा तो अपनी एनर्जी खो देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो किसी भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और मैटर फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। जैसा कि हम जानते हैं एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward some postulates about the model of an atom. बोर्स का पूरा नाम नील बोर्स था। इन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे रदरफोर्ड के मॉडल पे, उसको ठीक करने के लिए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने कहा only certain special orbits known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom. कुछ ही ऐसी ऑर्बिट होती हैं जो डिस्क्रेट ऑर्बिट होती हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. और जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। ये ऑर्बिट हुई हमारी, ये भी ऑर्बिट है। इसको ऑर्बिट बोले या सेल बोले, जो ये गोले गोले बने ये ऑर्बिट है। और जो बीच का डॉट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जो सबसे पहले वाली ऑर्बिट या फिर पहले वाली सेल होती है इसको बोलते हैं के सेल, दूसरी वाली को एल,
तीसरी वाली को M और जो सबसे लास्ट वाली होती है उसको बोलते हैं N। इनको सेल बोले या ऑर्बिट बोले, एक ही बात है। और नील्स बोर को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वर्क किया था 1922 में। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, वो नीचे हैं। पहली उनकी बुकें हैं द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। 1932 में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ। अभी तक 2 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए और एक हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया जो कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जिसमें उसके सारा मास होता है एटम का और पॉजिटिव चार्ज सारा वहीं पे होता है। पॉजिटिव चार्ज बोल तो प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, वो भी न्यूक्लियस में ही होते हैं किसी भी एटम के। और इसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जे चैडविक ने। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो न्यूट्रॉन है ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सारे एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन, और बाकी सारे एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुए हैं अब, न्यूट्रॉन भी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल के किनारे किनारे पे होते हैं, वो वहाँ पे सेल के बाहर जो ऑर्बिट होती हैं उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर given by the sum of masses of proton and neutrons present in the nucleus। हमें पता है किसी भी एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमें किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना हो तो वो किसका सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके हम उसे निकाल सकते हैं। How are electrons distributed in different orbits या फिर cells? इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन सेल्स में? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल्स में होते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स में होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे होता है? The distribution of electrons into different orbit of an atom was suggested by Bohr and Bury। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है या फिर एनर्जी लेवल इंडेक्स है। जो सबसे पहले वाली k होती है उसमें कितने होंगे, k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादातर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जो l सेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो m होगी उसमें मैक्सिमम 18 और n में मैक्सिमम 32। हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होते हैं। एटॉमिक नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसके बराबर होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसे इस तरह से भरते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दे रहे हैं। बीच में जो छोटा डॉट होता है ये न्यूक्लियस है, ये सब में होता है। उसी तरह बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरा जो बाहर वाला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जैसे अगर हम आर्गन का एग्जांपल लें, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें हमें 3 सेल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी 3 ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे। पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक, फिर दूसरे में 8 पूरे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पूरे कर दिए। अब अगले वाले में कितने हो गए, 10 हो गए पूरे। अब 8 और चाहिए, तो बाहर वाले में भी कितने भरेंगे, 8 7 8, यानी कि हमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं के सेल के, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तब हम तीसरा बनाएंगे। अगर उसके बाद भी हमें और जरूरत पड़ी, तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 आते हैं और
चौथे में मैक्सिमम 32 आते हैं।